अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बुक 3 की एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर सी और मेरे पास ये बुक 3 है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जिसको D3 भी बोलते हैं, और उसका चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो देखें, जो उसकी स्टेटमेंट थी उसकी स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। इसमें लिखा हुआ है गिवन दैट ओ इज़ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स। तो हमें इन सारे सर्कल्स में बस ये बताया गया है कि ये सर्कल का सेंटर है, जिसको यहाँ ओ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इन तीनों फिगर्स के अंदर इसी तरीके से ओ से सर्कल के सेंटर को यानी उसके ओरिजिन को बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है। और हमने अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी है। जैसे पार्ट नंबर सी में हमने ई मिसिंग है, एफ मिसिंग है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये शेप एक सर्कल है, उसमें एक सेंटर है और डिफरेंट कॉर्ड्स बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक कॉर्ड बनी हुई है जिसकी लेंथ 12 मिलीमीटर लिखी हुई है। कॉर्ड कहते हैं एक ऐसी लाइन को जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कॉर्ड बनी हुई है 10 मिलीमीटर, और उस पर भी एक ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर फॉल करवाया गया है, और इधर भी इस ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर फॉल करवाया गया है इन दोनों कॉर्ड्स पे। और यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल भी नज़र आ रहा है। तो इन सब गिवन डाटा की मदद से हमने इस ई एफ को फाइंड आउट करके दिखाना है। ई एक साइड है और एफ के ऊपर डिग्री लगी हुई है और यहाँ पे शेप बनी हुई है, इसका मतलब है ये एक एंगल है। तो हमने एक साइड और एक एंगल निकाल कर बेसिकली इस फिगर के अंदर निकाल कर दिखाना है। तो ये शेप मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये यहाँ पे शेप ड्रॉ हो चुकी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके स्टार्टिंग जो पार्ट वाले थे, स्टार्ट वाले जो पार्ट थे ए और बी पार्ट, उसके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करेंगे, तो वो आपको आनी चाहिए। तो साइन ऑफ सम एंगल ए जो है वो बेसिकली इक्वल होता है, इसको हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ऑपोजिट को एंगल के लिहाज से अक्सर परपेंडिकुलर भी कहा जा रहा होता है, तो ये भी अभी आप लोग समझ जाएंगे। तो साइन की जो रेशियो होती है वो बेसिकली होती है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कोसाइन की जो रेशियो होती है विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल ए, तो वो होती है एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट एक साइड होती है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इसी तरीके से जो टेंजेंट होता है, जिसको हम tan लिख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल ए, वो इक्वल होता है आपके पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, तो 10 की ये रेशियो होती है आपके पास। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको हेल्प करें यहाँ पे। अगर कुछ एंगल पता हो या साइड पता हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए, या दो साइड्स पता हो तो एंगल निकालने के लिए। इसमें बेसिकली 3 जो है ना आपके पास टर्म्स आ रही होती हैं, दो साइड्स होती हैं और एक एंगल होती हैं। तो इन तीन में से कम दो भी अगर आपको पता हो तो ये आपको हेल्पफुल होंगी थर्ड जो है कोई भी चीज़ एंगल या साइड निकालने के लिए। अब चलते हैं अपनी शेप की तरफ। तो आप देखें, मेरे पास जो यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें ये एफ डिग्री एंगल है और इसमें ही यहाँ पे ये ई भी अननोन है। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। लेकिन अगर आप नीचे देखें, यहाँ पे कोई भी चीज़ अननोन आपको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ भी आपको बताई हुई है 12 मिलीमीटर। कॉर्ड लो आप जानते हैं, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करें। यहाँ पे भी एक कॉर्ड है, ये भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ठीक है, ये इसकी भी लेंथ बताई हुई है 10 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे और इसकी मदद से इस सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे, जो कि होता है सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस। क्योंकि अगर आपको सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस पता चल जाता है, तो इसका मतलब है जितना वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बनती है वो आपको पता चल जाएगी। तो एक लेंथ पहले गिवन है, एक लेंथ और गिवन हो जाएगी, यानी दो साइड्स गिवन हो जाएंगी। तो आपके लिए थर्ड साइड को निकालना आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जहाँ पे ज़्यादा डाटा गिवन है, हम उसकी मदद से हम इस तरफ आएंगे ई और एफ को निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर से, जिसका नाम ओरिजिन रखा हुआ है, मैं एक बिल्कुल इस तरह डॉटेड लाइन अटैच कर देता हूँ इसके एंड तक। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आपको एक और राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होगा, ये इसलिए कहला रहा है क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल आपको मिल रहा है, इसलिए मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल बुला रहा हूँ। अब यहाँ पे सेंटर से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपके पास 5 मिलीमीटर है, बेसिकली लेंथ है 5 मिलीमीटर है। और आप लोग जानते हैं इस सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी सर्कल के सेंटर से कोई स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर हम कॉर्ड के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो जो नीचे कॉर्ड होती है वो बाइसेक्ट होती है। बाइसेक्ट का मतलब है उसकी लेंथ हाफ हाफ हो जाती है, यानी अगर ये टोटल लेंथ 12 मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कुछ लेंथ यहाँ पे आएगी सेम और सेम लेंथ यहाँ पे आएगी। इसको कहते हैं बाइसेक्ट होना, यानी 12 का आप हाफ कर दें। 12 का हाफ कितना होता है 6, इसका मतलब 6 मिलीमीटर यहाँ पे आ जाएगा और 6 मिलीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन आपको पता ही है और उसकी स्टेटमेंट भी आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो लेट से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ये हम यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के केस के अंदर। तो ये थ्योरम जो है ये कहता है हमें कि जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल आना चाहिए बेस को स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं? इस केस में 90 के जो सामने साइड होती है वो हम बोल रहे होते हैं हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, आप इस लाइन को बोलें सेंटर से लेके जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जो यहाँ पे देखिए आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे इस कॉर्ड के साथ, तो ये बेसिकली एक परपेंडिकुलर है। तो आपको देखें हाइपोटेन्यूज तो बेसिकली फाइंड आउट करनी है क्योंकि वो आपको नहीं गिवन, परपेंडिकुलर की लेंथ आपको गिवन है 5 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज तो आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर की लेंथ आपको गिवन है 5 मिलीमीटर। और जो इसके अलावा इन दोनों हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को पहचानने के बाद जो ट्राइंगल में साइड बचती है वो बेस होती है, तो इसकी बेस ये है, ठीक है। और उसकी लेंथ भी आपको गिवन है, वो है बेसिकली 6 मिलीमीटर। तो देखें इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें गिवन है तो बहुत आसानी से निकल आएंगी। आपने जस्ट ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप लिखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस आपके पास कितनी है 6, यानी 6 का इधर होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखेंगे आप 5, तो यहाँ पे 5 का इस तरीके से होल स्क्वायर आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व कर लें तो 6 का स्क्वायर यानी होता है 36, यानी 6 टाइम्स, और 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 वो होता है आपके पास 25। अब आपने जस्ट इनको ऐड करना है और इस पर स्क्वायर रूट लेना है तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप 36 और 25 को पहले ऐड कर लें, इसका आंसर आएगा आपके पास 61। और आपको क्योंकि सिंपल हाइपोटेन्यूज चाहिए, उस पर पावर 2 नहीं चाहिए, तो आपको दोनों साइड्स पे यहीं पे स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए। तो अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 61 भी फाइंड आउट कर लेना है। तो वो बेसिकली आपके पास आएगा 7.81, और ये भी हम मिलीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलग से करके भी कि हाइपोटेन्यूज जो है मेरे पास आया है 7.81 मिलीमीटर, ठीक है। आप इसको जस्ट 7.8 भी लिख सकते हैं, वो भी काफ़ी है। अगर आप इसको कहें 1 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको लिखें तो 7.8 भी लिख सकते हैं। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है अगर आप नोटिस करें, ये सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज बेसिकली आपके पास क्या आया है सर्कल का, ये आया है इस सर्कल का एक तरह का रेडियस। ये हाइपोटेन्यूज बेसिकली रेडियस ही तो है क्योंकि इस सर्कल के सेंटर से लेकर उसके बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। इसका मतलब अगर ये रेडियस है और इसकी लेंथ 7.81 है, तो ये जो सेंटर से लेकर आपके पास डिस्टेंस बन रहा है इस वाले ट्राइंगल में, ये भी क्या है, ये भी रेडियस होगा क्योंकि ये भी तो सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। तो रेडियस तो सर्कल का चेंज ही नहीं होता, इसका मतलब ये वाली लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 61 कह लें, या आप इसको लिख लें जस्ट 7.81 ही होगी। इस डाटा की मदद से अब हम इस ट्राइंगल की बात आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए अब हमें यहाँ पे ये वाली लेंथ पता चल चुकी है, ई हमें अभी भी नहीं पता, और यहाँ पे ये वाली लेंथ जो है ये भी हमें पता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है सर्कल के सेंटर से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉल करवाते हैं कॉर्ड के ऊपर तो वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, और यानी वो जो नीचे कॉर्ड होती है वो उसको बाइसेक्ट कर रही होती है, यानी जितनी लेंथ यहाँ पे होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी, इसके इक्वल हाफ्स कर रही होती है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ है 10। तो अगर आप इस हाफ को और इस हाफ को कंसीडर करें तो ये वाला हाफ जो होगा ये 10 का हाफ, यानी 10 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये 5 मिलीमीटर होगा। इसी तरीके से ये वाला भी जो हाफ होगा ये भी 5 मिलीमीटर होगा। तो ये भी लेंथ आपको पता है, ये भी लेंथ पता है। तो अगर आप इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें तो आपको जो है यहाँ पे ई की लेंथ दोबारा से पता चल सकती है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसी ट्राइंगल के ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, ठीक है। तो मैं दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगा हूँ। तो आप फिर देखें जो सर्कल के सेंटर से लेके बिल्कुल इस कॉर्ड के ऊपर हमने फॉल करवाया स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसकी जो लेंथ गिवन है वो है ई मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बेसिकली है आपके पास ई मिलीमीटर, ठीक है। और जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, वो बेसिकली 7.81 है, या आप उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो बेसिकली है 7.81। अब क्या चीज़ बची, ये वाली साइड बची, ठीक है आपके पास, और वो आपको पता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, मैंने आपको अभी बताया है वो है 5 मिलीमीटर। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि जो आपके पास बेस है बेसिकली वो बेस का रोल प्ले करेगी, वो है 5 मिलीमीटर। दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लिखने लगा हूँ। तो ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू
यहाँ पे बेस का स्क्वायर आएगा और उसमें आप ऐड कर रहे हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस भी बेसिकली गिवन है, आपको परपेंडिकुलर बेसिकली फाइंड करना है जो कि ई मिलीमीटर है। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैं 7.81 पुट करूँगा और उस पर स्क्वायर आएगा। बेस की जगह पे 5 का स्क्वायर पुट करूँगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। आप इसकी जगह पे यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, वो मैं एंड पे इसको लिख लूँगा, अभी मैं जैसे इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो ये 7.81 और इस पर जो स्क्वायर है ये +5 है, यहाँ पे इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और यहाँ पे जस्ट बचेगा आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को बेसिकली फाइंड आउट करना है, यानी पहले आपने 7.81 का स्क्वायर करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको माइनस कर देना है 5 के स्क्वायर से यानी 25 से। तो आपको जो है परपेंडिकुलर मिल जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो परपेंडिकुलर की मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 35.99, ठीक है, मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ मिलीमीटर्स। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अक्सर जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो पिक कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं, उससे आगे हम इसको क्वेश्चंस के जो आंसर्स है नहीं यहाँ पे दे रहे 1 डेसिमल्स के अलावा। तो अगर मैं इसको भी 1 डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो आपको इस 9 को 10 बनाना पड़ेगा, यानी जब ये 10 बनेगा तो बेसिकली इसको हम ये कहेंगे कि 36 बन गया, 36 पूरा हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 डेसिमल प्लेस तक अगर आप करें तो वो आ गया है 36। अब आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको दोबारा से यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 6 और परपेंडिकुलर का आपने खुद से नाम रखा हुआ था यहाँ पे ई मिलीमीटर, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ ई और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये आ गया आपके पास ई का आंसर यानी 6 मिलीमीटर। तो देखिए अब आपको ई का आंसर पता चल चुका है, वो 6 आ चुका है आपके पास। अब बाकी काम करना इतना मुश्किल नहीं है, अब आपको इस ई की वैल्यू भी पता चल चुकी है, ये 6 है। तो अब आपको इस f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से जो है ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। आप देखें ये एंगल के ऑपोजिट साइड लिखी हुई है e, तो एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम जस्ट इस तरह लिख लेते हैं, यानी वो ऑपोजिट साइड होती है उसको कहलाते हैं, तो उसको जब शॉर्ट करके लिख लेते हैं ऑपोजिट साइड। तो एंगल f डिग्री की जो ऑपोजिट लिखी हुई है वो e है, तो इसका नाम मैं अब यहाँ पे रख सकता हूँ 6 मिलीमीटर। इसको e कहने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे ये पता चल गई है। जो 90 के सामने होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो ये बेसिकली आपके पास आ गई हाइपोटेन्यूज और ये भी आपको गिवन है, ये आपके पास 7.81 है, या आप इसको जस्ट 7.8 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी मिलीमीटर्स में है। और f डिग्री जो है बेसिकली वो आपके ने फाइंड आउट करना है। तो आपको 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। अब आप देखें आपका इस तरह का डाटा यहाँ पे कहाँ पे अपीयर हो रहा है, वही वाली रेशियो यूज़ कर लें तो आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट भी लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी है और एंगल भी मौजूद है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज दोनों आपको पता है और एंगल आपको नहीं पता, वो उसकी जगह पर हम f लिख लेंगे, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे बेहतरीन रेशियो हो सकती है इसको यूज़ करने के लिए। तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पे f डिग्री है तो आप इसलिए यहाँ पे f लिखें। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट क्या है 6 और हाइपोटेन्यूज क्या है वो है 7.81। अब आपने यहाँ पे इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का मतलब है इस साइन जब उधर मूव करेंगे तो इसको बोलते हैं हम साइन इन्वर्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 7.81। तो अब मुझे जो है यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना है कि साइन इन्वर्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 7.81 कितना होता है, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 50.19, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 50.19, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिलीमीटर्स। तो बाकी आंसर्स की तरह अगर आप इसको भी 1 डेसिमल तक जो है देना चाहें यहाँ पे इसका आंसर, तो 1 के बाद आप देखिए 9 है तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 50.2 मिलीमीटर। तो आपके पास f का आंसर आ गया 50.2 मिलीमीटर और यहाँ पे जो आपने e की वैल्यू निकाली थी वो आ गई है 6 मिलीमीटर। तो यही था हमारे पास बेसिकली ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।